हेलो एवरीवन। कितने भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेने के बाद में भी हमें ऐसे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा एटलीस्ट हमें शॉर्ट में उसको फिर से देख लेना चाहिए ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। एंड उस रिवीजन पार्ट के लिए हम कभी भी बड़े लेक्चर को नहीं देख पाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोल एंड पेट्रोलियम का ऐसा वीडियो जो आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये पूरा चैप्टर कवर करवा देगा। यानी कि एक ही वीडियो के अंदर, यानी बहुत कम टाइम के अंदर और एक सिंगल वीडियो, और आपका पूरा चैप्टर जो है वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता है कि बेसिकली ये दोनों है क्या। तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है ये? तो वो रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिले हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। लेकिन अगर हम कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम एक बार फिर से ये जानेंगे कि भाई ये आए कहाँ से है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है और इनके यूजेस क्या क्या है। फाइन। तो सबसे पहले जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज ले लो, हमारे पास उसके अंदर दो टाइप के रिसोर्सेज हमेशा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कुछ होते हैं एग्जॉस्टेबल, कुछ होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, कुछ होते हैं रिन्यूएबल और कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स है वो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? तो एग्जॉस्टेबल का मतलब हुआ कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि खत्म हो जाएगा। अभी वो हमारे पास में अवेलेबल है, हो सकता है कि इतना ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है कि हमारे लिए वो अभी बहुत ज्यादा लग रहा है हमें, लेकिन जब हम कुछ टाइम के बाद की बात करते हैं, कुछ सालों के बाद की अगर सोचें, तो हमें दिखाई देता है कि हाँ, ये जो रिसोर्स है ये खत्म हो जाएगा और इसको हम फिर से बना नहीं पाएंगे। तो ये कौन सा रिसोर्स होता है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, जिसको कि हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। ना ही ये अपने आप रिन्यू होंगे, ना ही हम इनको कर सकते हैं। ये वो रिसोर्सेज है जो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन बाद में ये बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाले हैं। दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, लाइक फॉसिल फ्यूल्स हम बोल सकते हैं इनको। ये वो रिसोर्स है जो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक तो आपके पास रहने वाले हैं, उसके बाद ये बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज ये खत्म हो जाएंगे। भाई इतना ज्यादा हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इतने ज्यादा रेट पर हम उसको यूज कर रहे हैं जितने में वो बन नहीं रहा है, उस रेट पर उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स जो है वो एक लिमिट के बाद में खत्म हो जाएगा और वो आगे आने वाली जनरेशंस को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये नॉन रिन्यूएबल है। ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए उनको बनाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो ये कौन से हुए? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हुए जो कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद खत्म होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उनको वाइजली यूज करना है ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को भी ये मिलते जाए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज नॉन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। चाहे आप उनको कितना भी यूज कर लो, वो कंटिन्यूअसली नए बनते भी जा रहे हैं साथ ही साथ। दैट इज वाई कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, या रिन्यूएबल नॉन नेचुरल रिसोर्सेज हम इनको कह सकते हैं, कि जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आप आज यूज कर रहे हो, कल अगर देखोगे तो हमें सेम क्वांटिटी में फिर वो मिल जाएगा। फिर और आगे का सोचो, कुछ सालों के बाद का देखोगे तब भी वो हमें सेम क्वांटिटी में मिल रहा है, और कुछ और सालों के बाद का देखेंगे तब भी हमें वो सेम क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये है हमारी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। अब ऐसा तो है नहीं कि आज सन से हमें सोलर एनर्जी मिली है, लेकिन हो सकता है कि 4-5 डेज के बाद में जो सन है वो आपसे उतनी ही एनर्जी फिर से मांग ले और वो आपको एनर्जी देना बंद कर दे। ऐसा तो कभी होगा नहीं। सन तो हमें बहुत सालों से एनर्जी दिए जा रहा है, हवा से भी हमको एनर्जी मिल तो रही है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन इतने टाइम पहले नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब हमें पता चला कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, धीरे 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 खत्म होती जा रही है। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो एक लिमिट के बाद खत्म होने वाले हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया कि भाई हमारी एनर्जी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, उसको फुलफिल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हम एनर्जी की डिमांड को छोड़ देंगे, चलो ठीक है ना यार, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है आज से, अब नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम चला लेंगे। ऐसा तो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारे लिए एनर्जी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन रिसोर्सेज पे हम डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जो कि एक बार खत्म हो जाएंगे।
अब हमारे लिए क्या चाहिए, हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, बिकॉज जब तक वो खत्म होंगे उससे पहले अगर हमने अल्टरनेटिव सोर्स नहीं ढूंढा है तो हम उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर पाएंगे, और बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना एनर्जी के तो हम हमारी लाइफ को एज्यूम भी नहीं कर सकते, तो ये चलाना तो बहुत दूर की बात आ जाती है। दैट इज वाई इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक सनलाइट हम बोल सकते हैं या फिर एयर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऑलरेडी ये सारी चीजें हमको मिल रही है और आगे भी कंटिन्यूअसली जो है वो हमको मिलती रहेंगी। फाइन, चलो अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई फॉसिल का मीनिंग क्या होता है। तो फॉसिल बेसिकली जब कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब उनकी डेथ हो जाती है, भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का खुद का एक क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के अंदर ही ट्रैवल करता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद क्या होगा, बर्थ होने के बाद में वो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ को जीने वाला है और एट लास्ट क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर डेथ अब क्या होगा, डीकम्पोजर्स आएंगे। भाई डेथ के बाद में कौन आया, डेथ के बाद जो है वो डीकम्पोजर्स आता है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है, डीकम्पोजर्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डीकम्पोजिशन करते हैं। ये क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। डीकम्पोजिशन वो किसका करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे हमारे इन डेड ऑर्गेनिज्म का। अब इनका डीकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि कंप्लीट डीकम्पोजिशन नहीं होता है, ये कंप्लीटली डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, जमीन के अंदर धीरे 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 दबने लगते हैं, और जब धीरे धीरे जमीन के अंदर दब रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद में इन डीकम्पोजर्स का ऑक्सीजन के साथ में कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, और उसके बाद ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जिनका आधा डीकम्पोजिशन हो चुका है, तो अब ये क्या बन गए हैं, अब ये बन चुके हैं डेड रिमेन्स। क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुके हैं डेड रिमेन्स। और ये जो डेड रिमेन्स है ये जमीन के अंदर दबते चले जाएंगे, उनके ऊपर बहुत सारी सॉइल की लेयर आ जाएगी। उसके बाद जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी भी डेथ हो जाएगी, धीरे 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 लेयर बाय लेयर ये अंदर जमीन के अंदर दबते चले जाएंगे। और जब ज्यादा डीप के अंदर चले जाएंगे तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई पहले तो ये क्या बनेंगे, फॉसिल्स बनेंगे, जमीन के अंदर दबेंगे तो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ज्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा, बहुत हाई प्रेशर मिलेगा, दैट इज वाई क्या होंगे, ये फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एक इस टाइप के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको कि बर्न करने पर हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम उसको बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बर्न करने पर क्या मिलेगा, एनर्जी अगर मिल रही है तो उसे हम क्या कह देंगे, फॉसिल फ्यूल कह देंगे, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस जो फॉसिल से बना है और उसको बर्न करने पर हमें मिल रही है एनर्जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे। भाई फ्यूल ही ऐसा ही प्रोडक्ट होता है जिसको बर्न करने पे हमें एनर्जी मिलती है, और अगर ये हमको फॉसिल से मिला है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। आई होप कि आपको फॉसिल फ्यूल क्लियर हो गया होगा। अब फॉसिल फ्यूल्स में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इन्हीं तीनों के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। इस चैप्टर के अंदर भी ये तीन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब जो मेन टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो है कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तीनों ही चीजों के बारे में आपको डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ना है, बिकॉज इन तीनों का फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोल से। पहले हम किससे स्टार्ट करें, हमारे कोल से स्टार्ट करते हैं। कोल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। सो कोल होता क्या है, बेसिकली कोल जो है वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। इतना हार्ड तो नहीं होता है कि भाई अगर हम उसको किसी हथौड़े से या किसी चीज से अगर मारेंगे तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाए या वायर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हाँ इतना हार्ड जरूर होता है कि अगर आप उसको टच करोगे तो वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा, ना ही वो अपनी शेप को चेंज करेगा, ना ही कुछ और। हाँ जरा सा अगर हम उसको अगर किसी चीज से मारते हैं, हैमर से या किसी और चीज से अगर हम उसको मारते हैं तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ना ही शीट में ना ही वो वायर में कन्वर्ट होगा, वो जस्ट डिफरेंट डिफरेंट पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
जस्ट लाइक कि हमने उसको तोड़ा, लाइक अगर गुड़ को कैसे आप फोड़ते हो वैसे ही बस ये है कि कोल को हम फोड़ सकते हैं, ठीक है। कोल हार्ड सब्सटेंस होता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, और बेसिकली ये काम में कहाँ आता है, तो हमने कोयले को बहुत जगह देखा है। कहाँ देखा है हमने कोल को, तो हमने कोल को हमारे पुराने जमाने के जो घर हुआ करते थे, जो गाँव के लोग होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा उनको यूज करते थे, तो हमने उनको वहां जरूर देखा है। क्या करते थे वो, तो वो अपने घर में खाना पकाने के लिए जस्ट लाइक द लकड़ी का यूज कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वो कोयले का भी यूज किया करते थे। उसके अलावा आपको पता होगा कि अपने घरों के अंदर छोटी सी कई बार होता है सिगड़ी लाई जाती है, मतलब घर में मम्मी पापड़ वगैरह सेकने के लिए वो कई बार सिगड़ी लेकर आती है और उसके अंदर कोयले डालती है और उसके बाद उससे सेकती है। तो हमें पता है कि बेसिकली कोल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपकी तंदूरी रोटी बनती है, तो वो उसके अंदर जो जहां पर तंदूरी रोटी बनती है, लाइक जिस फर्नेसेस के अंदर बनती है, उन फर्नेसेस के अंदर भी क्या होता है, कोल का ही यूज किया जाता है। यानी कि हम कोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कोल को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अगर इससे एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। भाई हमको पता है फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कोल भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल ही है, और ऑब्वियस ही बात है अगर ये फ्यूल है तो ये क्या करेगा, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फाइन। बट द फर्स्ट थिंग इज कि कोल आता कहाँ से है, तो कोल को कोल माइंस में से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है कोल को, तो कोल को निकाला जाएगा कोल माइंस में से। कोल माइंस का मतलब होता है जमीन के बहुत नीचे तक गड्ढा खोदा जाता है, तब जाके कहीं पे हमें कोल मिलता है। पूरी खदानें खोदी जाती है, तब जाके हम कोल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। आपने केजीएफ की गोल्ड माइंस देखी होंगी, तो वैसे ही कुछ कोल माइंस भी होती है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया नहीं होता है, लेकिन स्टिल कोल माइंस जो इसी तरह की होती है कि वहां पर बहुत सारे लेबर को लगाया जाता है, तब जाके उसमें से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फाइन। लेकिन कोल जो है वो इतना जमीन के नीचे क्यों है, तो ये हम वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको एक बार देखना है कि इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ताकि हम उस चीज को भूले नहीं, ठीक है। तो जमीन के अंदर इसके पाए जाने का रीजन क्या है, भाई इसके बनने का या इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस ही कुछ ऐसा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जो जमीन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इसको बनने में चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जो कि अर्थ के ऊपर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। अब टाइम ट्रेवल करके तो हम जा नहीं सकते, तो हम एक बार यहीं पे देख लेते हैं। बेसिकली 300 और 400 मिलियन ईयर्स अगो, 300 और 400 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता था, अब होता तो क्या था, बहुत सारे क्या थे वहां पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ऑब्वियस ही बात है, जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था उसके बाद धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनना शुरू हो गए थे। तो 300 और 400 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबका क्या था, लाइफ स्पैन था। भाई आज भी देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सबका क्या है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अगर जन्म ले लिया है अगर उसने, तो वो अजर अमर है, वो कभी मरेगा ही नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा, नहीं। चाहे किसी का लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो, चाहे किसी का बहुत बड़ा हो, लेकिन एक लाइफ स्पैन जरूर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जरूर होता है कि भाई यहाँ पे उसका बर्थ हुआ था, यहाँ पर उसकी डेथ हुई है, ये सबका लाइफ स्पैन होता है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी 300-400 मिलियन ईयर्स अगो, तो कोई भी ऐसे इंसान नहीं थे, ह्यूमन बीइंग्स वहां पर नहीं थे, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोल को बनाने के लिए किसका यूज किया जा रहा था, तो 300-400 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप जाओ रिवर के आसपास में, किसके आसपास जाना है आपको, रिवर के आसपास में अगर आप जाते हो तो आपको उसके आसपास में क्या मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे स्वैम्प्स। क्या मिलेंगे वहां पर मिलेंगे स्वैम्प्स। स्वैम्प्स का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ दलदल बोल सकते हैं हम इसको हिंदी के अंदर। रिवर के आसपास में क्या, रिवर है तो पानी तो बहुत सारा होगा, प्लस पहले के जमाने में उस टाइम पे रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वहां पर क्या होता था, वहां पर होते थे बहुत सारी मिट्टी हुआ करती थी। तो मिट्टी और पानी को मिला के क्या बनता है, हमेशा कीचड़ बनता है, मड बन जाता है। तो वहां पर जब रिवर के आसपास का एरिया हम देखेंगे अगर, तो रिवर के आसपास में कौन थे, स्वैम्प्स बने हुए थे, दलदल बने हुए थे। और उस दलदल के आसपास में कौन थे, उस दलदल के आसपास में थे ट्रीज। दलदल के आसपास में कौन थे, बहुत सारे ट्रीज थे। तो जब उस दलदल के आसपास बहुत सारे ट्रीज थे, तो जब ट्रीज का लाइफ स्पैन खत्म होने वाला होता था, लाइक सपोज एक पेड़ लगाया हुआ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, जब भी उसका लाइफ स्पैन खत्म होगा, जब भी उसका डेथ पीरियड आएगा, डेथ टाइम जब आएगा, या सपोज का कोई पार्ट है जो टूट के गिर रहा है,
कोई फ्रूट है वो पक गया है, वो नीचे गिर रहा है, कोई लीफ है सूख गई है, गिर गई है नीचे, कोई ब्रांच टूट गई है किसी रीजन से, आंधी तूफान आ गए तो पूरा का पूरा पेड़ ही उखड़ के आ गया है अलग से। जब ये सारी चीजें होती थी तो प्लांट के पार्ट्स या पेड़ों के जो पार्ट्स हुआ करते थे या पेड़ खुद ही होते थे, वो कहाँ आ जाते थे, वो स्वैम्प्स के अंदर चले जाते थे। अब दलदल के ऊपर कोई भी चीज आएगी तो क्या होगा, वो हमेशा जमीन के अंदर की तरफ धंस जाएगी, हमेशा वो जमीन के अंदर धंसती चली जाएंगी। तो स्वैम्प्स के ऊपर जब पेड़ पौधे आए तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो जो सारे पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर चले गए। कहाँ गए, वो सारे के सारे जमीन के अंदर चले गए। ठीक है, स्वैम्प्स के आसपास के जो पेड़ थे वो तो वहां गए। अब स्वैम्प से जो दूर थे उनका क्या हुआ, तो जो स्वैम्प से दूर थे पेड़ पौधे वो भी किसी आंधियों की वजह से या बाढ़ आने की वजह से या किसी भी रीजन से वो सारे पेड़ भी कहाँ आते चले गए, स्वैम्प्स के अंदर आते चले गए। तो जो स्वैम्प के ऊपर तक पहुंच गए तो उसके बाद तो उनको जमीन के अंदर क्या करना है, धंसना ही है। ठीक है, धीरे 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 जब ये जमीन के अंदर धंस रहे थे उस टाइम पे इनका क्या हो रहा था, भाई कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका हमेशा क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। जब भी हम किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसका हमेशा क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। कौन करेगा ये डिकम्पोजिशन, तो ये डिकम्पोजर्स करेंगे। डिकम्पोजिशन होगा जो कि किसने किया, डिकम्पोजर्स ने किया। अब ये जो डिकम्पोजर्स है बेसिकली जब इनको ऑक्सीजन मिल रही है तब तक तो ये काम करेंगे। ठीक है, देखो हुआ क्या, यहाँ पर बहुत सारे जो थे वो पेड़ गिरे, पेड़ के ऊपर क्या आई, वापस से वो दलदल वाली वो मिट्टी आ गई, फिर और वहां पे पेड़ आए, फिर और वहां पे दलदल वाली मिट्टी आ गई। ठीक है, अभी तक इनका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, इन डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, उसके ऊपर फीड ऑन कर रहे हैं। फाइन, लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जब चल रही थी तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जमीन के इतना अंदर जा चुके थे कि वहां पर ऑक्सीजन का कांटेक्ट ही छूट गया। यहाँ पर क्या हुआ, डिकम्पोजर्स का ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट ही छूट गया। ठीक है, जब डिकम्पोजर्स का ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट छूट गया उस टाइम पर क्या हुआ, अब ये जो ऑर्गेनिज्म थे वो उसी स्टेज के अंदर रह जाएंगे, उनका और फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा। मतलब कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है उनका, कंप्लीट डिकम्पोजिशन अभी तक उनका नहीं हुआ है। अभी तक जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो हाफ ही हुआ है। तो जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्या होगा, वो रिमेनिंग होंगे डेड रिमेन्स। वो क्या होंगे, डेड रिमेन्स होंगे। अब वैसे ऑर्गेनिज्म भैया डेड तो थे ही, डेड तो थे ही, उनका क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली डिकम्पोजिशन हो रहा था। लेकिन जब वो और ज्यादा जमीन के अंदर चले जाएंगे, स्वैम्प्स के अंदर धंस जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उस डिकम्पोजर्स का कांटेक्ट छूट जाएगा। जब उनका कांटेक्ट छूटेगा तो वो डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे, और डिकम्पोजिशन अगर नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो डेड रिमेन्स है वो एज इट इज रह जाएंगे। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, जमीन के अंदर ही चले जाएंगे। तो डेड रिमेन्स जो बचे, अब उन डेड रिमेन्स में भी क्या होगा, अब इन डेड रिमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। भाई जमीन के अंदर जब जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जमीन के अंदर यहाँ होगा हाई टेम्परेचर, जमीन के अंदर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, एंड जब इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ रही है, देखो मड की लेयर आई, फिर और ऑर्गेनिज्म की लेयर, फिर और मड की लेयर, फिर और ऑर्गेनिज्म की लेयर, तो ये लेयर बाय लेयर जब ये बहुत सारी लेयर्स इसके ऊपर आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगेगा। लेयर बाय लेयर जब ये ज्यादा लेयर्स इसके ऊपर आएंगी तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी लगेगा। तो यहाँ जो डेड रिमेन्स है, जो जमीन के अंदर जा चुके हैं, इनके ऊपर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है, हाई टेम्परेचर लग रहा है। तो उस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये डेड रिमेन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ये डेड रिमेन्स है वो डेड रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये डेड रिमेन्स कन्वर्ट हो जाएंगे एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में, और उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया, उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को हमने नाम दिया है कोल। उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को क्या नाम दिया है, हमने कोल नाम दिया है, जो कि एक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि किसी भी शीट में या किसी भी वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज ये क्या है, नॉन मेटल है। भाई अगर वायर में कन्वर्ट हो जाता या शीट में कन्वर्ट होता तो हम इसे क्या कहते हैं, मेटल है। लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोल माइंस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्या कोल को भी लेबोरेटरीज के अंदर फॉर्म किया जा सकता है। बस स्टोरी ऑफ कोल हमने पढ़ लिया, कहाँ से हमारा कोल आया है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपने कोल को क्यों नहीं हम लेबोरेटरीज के अंदर ही फॉर्म कर ले, या फिर आ जाए कि भाई क्या लेबोरेटरीज के अंदर भी कोल को फॉर्म किया जा सकता है, या फिर ये आ जाए कि कोल जो है वो
एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों है, तो देखो आंसर सेम है। कोल एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है बिकॉज ये क्या होगा, एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इसको बनाना ह्यूमन बींग्स के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन बींग्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उनको बना सके। क्यों नहीं बना सकते, क्यों हम लेबोरेटरीज के अंदर ऐसा जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज द फर्स्ट थिंग कि कोल को बनने में लगते हैं 300 और 400 मिलियंस ईयर्स। इतने सारे ईयर्स हमारे पास में नहीं होते हैं, हमारा लाइफ स्पैन इतना लंबा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ स्पैन अगर हम इसके कोल के कंपैरिजन में देखें तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो अगर कोल के फॉर्मेशन को हम अभी शुरू करते भी है कि चलो ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर हम इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर देंगे, और वहाँ पर हम क्या चाहते हैं, वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ पर कोल को भी बनाना शुरू कर दे, तो जो पर्सन उसको बनाना स्टार्ट कर भी देगा अगर, तो उसका लाइफ स्पैन इतना नहीं है कि वो कोल के बनने तक वहाँ पर रुके या उसके बाद कोई उसकी देखभाल करे। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, तो कोल को बनाने के लिए फर्स्ट थिंग कि हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए। सेकेंड थिंग कि उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। डेड रिमेन्स को जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बीच में रखा जाता है, हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, तभी जो है वो कोल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो कोल में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो कोल के फॉर्मेशन की प्रोसेस ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसे लेबोरेटरीज के अंदर फॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें उसको लेबोरेटरी में फॉर्म करवाना भी है, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डेड ऑर्गेनिज्म लाने पड़ेंगे, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म लाने पड़ेंगे, या डेड जो है वो लिविंग ट्रीज लाने पड़ेंगे। अब जो वो ट्रीज है, जब वो स्वैम्प्स के अंदर दबे थे तो क्या हुआ था, कंटिन्यूअसली लेयर्स बन रही थी, तो इतनी सारी लेयर्स बनानी पड़ेगी। और उसके ऊपर कौन था, डिकम्पोजर्स थे, जो कि क्या कर रहे थे, इसका डिकम्पोजिशन कर रहे थे। तो आधा डिकम्पोजिशन भी करवाना पड़ेगा उन ऑर्गेनिज्म का, उन प्लांट्स का, उन ट्रीज का। आधा डिकम्पोजिशन होने के बाद उन डेड रिमेन्स को हमें इतने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखना पड़ेगा जिससे कि वो एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस यानी कि कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डू यू नो कि कोल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है। लेकिन जो एंथ्रेसाइट होता है, जो आपको वैसे इनके नाम नहीं याद रखने हैं बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ आपको। देखो फर्स्ट का पीट होता है, देन होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद होता है बिटुमिनस, और एक और होता है दैट इज एंथ्रेसाइट। क्या होता है, एक और एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है, एक होता है और क्या, एंथ्रेसाइट। अब ये जो एंथ्रेसाइट है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। फाइन, चलो नाउ वन मोर थिंग कि भाई कोल जो है वो एज अ फ्यूल काम में आता है, दैट इज ओके। हमको पता है कि ये क्या देगा, ये बर्न करने पर हमको देगा एनर्जी। लेकिन इसके अंदर एनर्जी आई कहाँ से है, जबकि हमें तो पता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि एनर्जी का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो कन्वर्टेबल है, लेकिन उसका फॉर्मेशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इन कोल के पास एनर्जी कहाँ से आई, तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है, एनर्जी होती है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स है, सबके अंदर क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होती है। बिकॉज आज अगर हम काम भी कर रहे हैं, अगर हम बैठकर पढ़ भी रहे हैं, या अगर हमारी मम्मी पूरे घर का काम भी कर रही है, अगर हमारे पापा वो ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर पे दिमाग भी चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, हमारे आसपास के सारे लोग अगर वर्क कर रहे हैं, इवन जो एनिमल्स है वो भी अगर इधर से उधर रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भौंक रहे हैं, कोई काऊ है जो अपने आवाज़ें निकाल रही है, बैठी है, काम कर रही है, जो भी है, उन सबको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये सारे काम जो है रुक जाएंगे और ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो भी किस पे काम करती है, एनर्जी पे ही काम करती है। तो हम बेसिकली अगर हम देखेंगे ग्रीन प्लांट्स को, अगर हम प्लांट्स को देखें या ट्रीज को देखें, चलो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। जो सन की एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सन की एनर्जी को ट्रैप किया। सन की एनर्जी को ट्रैप करके वो उसको क्या करेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वो ग्लूकोज के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे
उसी ग्लूकोज वाली एनर्जी को, उसी ग्लूकोज की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर लेता है? हर्बीवोर्स खा लेते हैं। उसको किसने लिया? हर्बीवोर्स ने लिया। और उसी हर्बीवोर से फिर वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी जाती है कार्निवोर के अंदर। ठीक है, तो जब भी हमें लगता है ना कि हमें बहुत वीकनेस सी फील हो रही है, हम थके थके से, तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं या हम एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, जिससे कि क्या होगा? जिससे ये होगा कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी फील होगी। फाइन, तो ये जो एनर्जी का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर हम उन ट्रीज की बात करें जो स्वैम्प्स के अंदर दब गए थे, तो उनके अंदर क्या था? एनर्जी प्रेजेंट थी। वही एनर्जी जो है अभी कहाँ होगी? डेड रिमेन्स के अंदर होगी। जो डेड रिमेन्स है उनके अंदर वो एनर्जी अभी भी प्रेजेंट है। वो एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई है, वो एनर्जी का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो एनर्जी जो है वो कहीं और किसी और के पास नहीं चली गई है। वो एनर्जी अभी भी कहाँ है? डेड रिमेन्स के पास में है। ठीक है, जब इस डेड रिमेन से कोल बन जाएगा तब भी वो एनर्जी किस में रहेगी? वो कोल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के अंदर चली जाएगी, नहीं। एनर्जी कहाँ है? अभी स्टोर्ड कोल के अंदर प्रेजेंट है। और जब कोल को बर्न किया जाएगा तो उसकी बर्निंग से भी क्या होगा? एक एनर्जी निकलेगी। कई बार होता है कि हीट एनर्जी निकलती है, कई बार होता है कि लाइट एनर्जी भी निकलती है। तो ये एनर्जीज में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। फाइन, तो ये जो कोल है इससे भी हमको क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली। डू यू नो कि इस कोल को हम एज अ फ्यूल तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ हम इसको इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। देखो, फ्यूल के बारे में तो हमको पता है कि फ्यूल जो है वो कहाँ कहाँ पर हम कोल का यूटिलाइजेशन करते हैं। फ्यूल के लिए जहाँ हमारी रोटी बनती है तब भी हम क्या करते हैं? फ्यूल को यानी कोल को जलाते हैं और उसके जलाने से जो एनर्जी मिल रही है, जो हीट एनर्जी आती है, उससे हमारी तंदूरी रोटी बन जाती है। ठीक है, तो कोयले के यूज़ तो हमको पता ही है, बहुत सारे यूजेस हमको पता है। ठीक है, फ्यूल की फॉर्म में तो हमको समझ में आ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है? बेसिकली एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या लगाया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाया जाता है एक थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। अब ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये क्या होता है? तो बेसिकली किसी नाम से समझ में आ रहा होगा, थर्मल का मतलब होता है हॉटनेस, कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाएगा और उसके अंदर से क्या होगा? पावर को जनरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोल को जलाया जाता है। यहाँ पर कोल को क्या किया जाता है? कोल को यहाँ पर बर्न किया जाता है। कोल को क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर। जब इस कोल को बर्न किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हीट जनरेट हो जाएगी और उस हीट से किसको गर्म किया जाएगा? वाटर को गर्म किया जाएगा, यानी उसके अंदर प्रेजेंट पानी को गर्म किया जाएगा। और वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर। वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। भाई हमारे पास क्या था? कोल था। कोल को जब बर्न किया गया तो उसकी बर्निंग से क्या हुआ? जो वाटर था हमारे पास, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। फाइन, अब जब ये वाटर आपका स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो ये जो स्टीम है ये कहाँ जाएगी? ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर जाएगी। कहाँ पर? टरबाइन तक जाएगी। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में कहाँ जाएगी? टरबाइन तक जाएगी और टरबाइन को रोटेट करवा देगी। टरबाइन को क्या करेगी? रोटेट करवा देगी। भाई जो हीट एनर्जी थी उसकी वजह से अब ये जो टरबाइन है ये रोटेट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो टरबाइन के अंदर अभी कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। टरबाइन के अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। और जब टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन जब रोटेट करेगा कंटिन्यूअस और जितना स्पीड में रोटेट करेगा तो पास के अंदर क्या लगा होता है? जनरेटर लगा होता है। पास में क्या लगा होता है? पास में लगा होता है जनरेटर। और ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर से क्या होगा? जो ये मैकेनिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन, चलो सी हुआ क्या? यहाँ देखो एक थर्मल पावर प्लांट है, इसके अंदर क्या होगा? कोल को बर्न किया जाएगा और जब कोल को जलाया जाएगा तो उसके अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो स्टीम है उसकी वजह से ये जो टरबाइन है वो रोटेट करने लगेगा और इस टरबाइन के रोटेशन की वजह से ही जनरेटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और इस मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे घरों तक सप्लाई की जाती है। तो कोल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया? कोल माइन से एक्सट्रैक्ट किया गया।
कैसे किया गया, तो आई होप कि इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस हमको पता है। एक बेसिक वे में जनरली अगर हमसे पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो प्लांट्स थे, जो ट्रीज थे, वो ज़मीन के अंदर दबते चले गए और उससे क्या बन गया, कोल बन गया। लेकिन ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखना, आपको पूरा प्रोसेस लिखना है कि ठीक है किस तरह से सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़मीन के अंदर दबे थे, किस तरह से उनका डिकम्पोजिशन हो रहा था, कैसे फिर उनका डिकम्पोजिशन रुक जाता है और डिकम्पोजिशन के रुकने के बाद वो डेड रिमेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर लगता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और उसकी वजह से वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कोल के अंदर, यानी एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइन, तो आई होप कि आपको कोल का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। एंड उसके अलावा कोल के यूजेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा कि वो एज फ्यूल यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, कोल का यूज़ किया जाएगा। डू यू रिमेंबर कि फ्यूल जो हम बेसिकली जो हमारी गाड़ियों के अंदर आज हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी पहले कोल का यूज़ जो है वो किया जा चुका है। तो जो एक स्टीम इंजन आता है, स्टीम इंजन जो था पहले की डेट में, वो स्टीम इंजन जो है वो किसकी वजह से यूज़ किया जाता था, कौन इसको चलाने में हेल्प करता था, तो ये जो स्टीम इंजन है इसके अंदर डाला जाता था कोल को। स्टीम इंजन के अंदर क्या किया जाता था, कोल को डाला जाता था और उस कोल को बार बार क्या करते थे, जलाते थे और उसकी स्टीम से क्या होता था, वो जो इंजन था वो काम करता था। दैट इज़ वाई हम उसको क्या कहते हैं, स्टीम इंजन कहते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोल का यूटिलाइजेशन किया जाने लगा। दैट इज़ वाई धीरे धीरे ऐसे सोर्सेज ढूंढे गए ताकि हमें कोल को यूज़ ना करना पड़े। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कोल का यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है तो हम बहुत ही बड़े अमाउंट में कोल का यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम उसको वाइजली यूज़ करें, हम इन सब के अल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढ ले कि भाई अब हमें कोयले की ज़रूरत नहीं है, ना हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत है, ना पेट्रोल की ज़रूरत है। अब एक ऐसा सब्सटेंस आ जाए हमारे पास में जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से हमारे काम कर सकते हैं, हमें एनर्जी मिल सकती है, लेकिन हमें इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो आई होप कि आपको पता है कि ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो कौन कौन से हैं। चलो, सो यहाँ हमारा कोल का टॉपिक खत्म होता है। वन मोर थिंग, कोल के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, कोल जो है उनके कुछ टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है, तो देखो, जब कोल को जलाया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये तो, कि जब कोल को जलाया जाता है, अब सिंपल है बेटा, जब कोल को यानी कोयले को जब आप जलाते हो तो एक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, राइट, और वो ब्लैक कलर का धुआं क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो कोल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी एयर की प्रेजेंस में जलाया गया तो हमने क्या कहा, उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन अगर मैं वही आपको बोलूँ कि उस कोल को हम कैसे जला रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम इसको जला रहे हैं, अगर हम इसकी बर्निंग कर देते हैं बिना ऑक्सीजन के, तब क्या होगा। तो देखो, जब कोल को बिना ऑक्सीजन के जलाया जाता है, यानी बहुत ही पार्शियल ऑक्सीजन देकर जलाया जाता है, तो उस टाइम पर वो तीन सब्सटेंसेस को बनाता है, तीन सब्सटेंसेस को फॉर्म कर देता है। एक तो वो बनाता है कोक, जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। एक वो बनाता है लिक्विड, जो कि होता है कोल तार की फॉर्म में, कोल तार उसका नाम है। नेक्स्ट इज गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म के अंदर आता है एक कोल गैस। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। कोल को जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया जाएगा तब ये तीन चीज़ें बनेगी। जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया जा रहा है तब तो क्या होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर उसको एब्सेंस में जलाया जाएगा ऑक्सीजन की, तो ये तीन चीज़ें बनती है। ये जो तीन चीज़ें हैं, इसके अंदर अगर हम कोल गैस की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है। जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं, सपोज हम कोल को ही अगर जला रहे हैं, तो एक गैस रिलीज होगी, और वही गैस कौन सी है, कोल गैस है, जिसको कि हम फ्यूल में यूज़ करते हैं। कोल गैस को भी हम किस में यूज़ करते हैं, फ्यूल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर बनता है, एक तो बनता है लिक्विड फॉर्म। जब कोल को बर्न किया जाएगा तो एक लिक्विड फॉर्मेशन बनती है, और उस लिक्विड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कोल तार कहते हैं। लिक्विड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कोल तार कहते हैं। एंड जो लास्ट के अंदर जो रेजिड्यू रह जाता है, उस रेजिड्यू या सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं कोक। उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्यों है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, बिकॉज इसके अंदर जो कार्बन है वो अप्रोक्सीमेटली 90% तक प्रेजेंट है।
बाकी किसी के अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, होगा आसपास में, होगा कम, होगा थोड़ा और कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कोक की तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, कि कार्बन जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज़ 90%, अप्रॉक्सीमेटली 90% जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस कोक का यूज़ कहाँ होता है, तो जहाँ पर हम कोल का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि भाई कोल से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। लेकिन जब कोक को जलाया जाता है तो फिर धुआं इतना नहीं निकलता है। तो हम किसे प्रेफर करेंगे, कोल को या कोक को? तो ऑब्वियस सी बात है हम कोक को ही प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे हम कोक को प्रेफर? बिकॉज इस कोक से जो ये कोक है इससे ज़्यादा धुआं नहीं निकल रहा है, कोल से ज़्यादा धुआं निकलता है। तो कोल हमारे लिए इतना इको फ्रेंडली नहीं है जितना कि कोक है, तो हम कोक को ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं। फाइन। इसके बाद ये जो लिक्विड फॉर्म है, ये जो लिक्विड फॉर्म है कोल तार, ये बेसिकली बना है 200 प्लस सब्सटेंसेस से। मोर देन 200 सब्सटेंसेस थे जो कि इसके अंदर रह गए थे, उन सबको मिला के क्या बना है, ये कोल तार बना है। इस कोल तार का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हमारे आसपास में देखा होगा रोड्स बनाते टाइम पे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस यूज़ करते हैं। उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि रोड को मेटेलिक बनाया जा सके, और उसके लिए यूज़ किया जाता है किसको, कोल तार को। उसके लिए किसको यूज़ किया जाता है, बेसिकली पहले देखा जाए तो कोल तार का यूज़ किया जाता था। अब जो है किसका यूज़ किया जाता है, बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। बिटुमेन इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बिटुमेन कौन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसके बारे में जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे बेसिकली कि भाई ये बिटुमेन क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो कोल तार है पहले सिर्फ यही था जो रोड को मेटेलिक बनाया करता था, लेकिन अब इसकी जगह पर कौन आ गया, बिटुमेन आ चुका है, ठीक है। और ये जो कोल तार है ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, ये 200 प्लस सब्सटेंसेस से मिलके बनाई गई है, दैट इज़ वाई ये बिल्कुल भी प्योर नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको कोल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू द पेट्रोलियम। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है, तो पेट्रोलियम जो है बेसिकली क्या, ये क्रूड ऑयल है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैक गोल्ड, बिकॉज कि ये ब्लैक कलर का होता है। प्लस गोल्ड क्यों कहते हैं हम इसको, बिकॉज जिस तरह से गोल्ड बहुत ज़्यादा सेल आउट किया जाता है या बहुत ज़्यादा रेट से बिकता है, वैसे ही जो पेट्रोलियम है उसके कमर्शियल यूज़ को देखकर हमने उसको गोल्ड की उपाधि दे दी है कि भाई हाँ इसका कमर्शियल यूज़ इतना ज़्यादा है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, गोल्ड बोल दिया। अब ये ब्लैक कलर का है इसलिए हमने क्या नाम दिया, ब्लैक गोल्ड इसको नाम दिया है, ठीक है। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अगर कहीं पे क्रूड ऑयल लिखा आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्रूड ऑयल का मतलब भी क्या है, पेट्रोलियम है। एंड डोंट फॉरगेट कि ये हमारा वो पेट्रोल नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये पेट्रोलियम है, ये एक अलग चीज़ है। पेट्रोल आपका अलग चीज़ है। पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, वो चीज़ है, वो फ्यूल है जो हमारे गाड़ियों के अंदर यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम को हम हमारी गाड़ी के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज पेट्रोलियम जो है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मिक्सचर होता है। फाइन। अब जो ये पेट्रोलियम है वो भी कैसा है, वो भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। ये कैसा रिसोर्स है, ये भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, बिकॉज ये भी एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने कई बार सुना है ना कि पेट्रोल आप इतना ज़्यादा यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन एक सर्टेन जनरेशन के बाद में आप देखोगे, सर्टेन ईयर्स के बाद अगर आप देखोगे तो पेट्रोल आपको मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि सप्लाई बिल्कुल कम हो चुकी है। जबकि ये तो नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन बींग्स इसको नहीं बना सकते हैं, तो अब सप्लाई होने का चांस भी कम पड़ता है। फाइन, चलो नाउ petroleum is also called crude oil is a fossil fuel like coal and natural gas. Petroleum was formed from the remains of ancient marine organisms such as plants, algae and bacteria. See, पेट्रोलियम जो है वो भी हमको कहाँ से मिलता है, बेसिकली जो ऑयल वेल्स होते हैं वहाँ पर से हमको पेट्रोलियम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पर मिल जाएगा, नहीं। और सेम चीज़ है, इसको भी हम लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको कि हम अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। जितना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर उसको चाहिए डेड रिमेन्स को पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में, उतना जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो लेबोरेटरीज के अंदर फॉर्म नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई पेट्रोलियम को भी लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जाता है, इसको भी नेचर ने ही बनाया है, ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बना कैसे है, तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मरीन ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म।
किसकी बात की हमने, मरीन ऑर्गेनिज्म की बात की। अब ये जो मरीन ऑर्गेनिज्म है ये क्या होता है बेसिकली, तो भाई मरीन क्या होता है, मरीन का मतलब अगर हम समुद्र की बात कर ले, अगर हम ओशन की बात करें या सी की बात करें, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर उसे हम क्या नाम देंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म नाम देंगे। बिकॉज वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ये कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर ये रहते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब चाहे इसके अंदर आप बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे आप इसके अंदर एल्गी की बात कर लो, और चाहे आप इसके अंदर किसी प्लांट की बात कर लो, वो सारे ही क्या होंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म के आएंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। बिकॉज ये कहाँ रहते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो ये जो मरीन ऑर्गेनिज्म है जब उनकी डेथ होती है तो ये सब कहाँ जाते हैं, तो ये सब जाते हैं सी फ्लोर के ऊपर। देखो पहले वाले में हमने क्या देखा था कोल में कि जो स्वैम्स होते हैं, स्वैम के आसपास के जो ट्रीज है वो उसके अंदर डूब जाएंगे और उसके बाद क्या बना देंगे, कोल का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मरीन एनिमल्स है जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो जब मरीन एनिमल्स की डेथ होगी तो मरीन एनिमल्स कहाँ आ जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। मरीन एनिमल्स कहाँ आ गए, ये इस सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, ये इस सरफेस के ऊपर, सरफेस कौन सी है, सी बेड है, समुद्र के नीचे वाला जो तल है वो है, जहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आ चुके हैं डेड होकर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर सैंड और क्ले की एक लेयर बन जाएगी। देखो इसके ऊपर क्या होगा, सैंड और क्ले की लेयर बन जाएगी। मरीन ऑर्गेनिज्म वो भी कौन से चाहिए हमको, यहाँ पर होंगे डेड मरीन ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पर ये जाके रुक जाएंगे, ये आएंगे सी बेड में, सी बेड बोल सकते हैं या फिर हम सी फ्लोर बोल सकते हैं। तो ये सी फ्लोर मतलब कि नीचे की साइड में होगा, चलो सी फ्लोर लिख देते हैं कि भाई समुद्र का जो फ्लोर है उसके ऊपर ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई, पहले यहाँ पे कौन आया, ऑर्गेनिज्म आए, यहाँ पे कौन आया, ऑर्गेनिज्म आए जो कि डेड है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये है सैंड एंड क्ले, ये क्या है, ये है सैंड एंड क्ले। ठीक है, पहले कौन था, यहाँ पर था ऑर्गेनिज्म, कौन से, डेड ऑर्गेनिज्म थे, डेड ऑर्गेनिज्म। इसके बाद उसके ऊपर कौन आ गया, सैंड और क्ले आ गया। देन अगेन उसके ऊपर कौन आएगा, डेड ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा सैंड और क्ले। ठीक है, एंड अगेन वही है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है, हमेशा उनका किया जाता है डिकम्पोजिशन। उनका क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है। कौन करता है डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। अब ये जो डिकम्पोजर्स है अगेन वही है, जब इतने ज़्यादा लेयर्स बनती चली जाएंगी तो ये क्या होगा, ज़मीन के अंदर की तरफ चले जाएगा। ज़मीन की कहाँ गया, अंदर की तरफ चला गया। ये धीरे धीरे जब ये सारे ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स है उनका, डिकम्पोजर्स जो है वो उनका ऑक्सीजन से कांटेक्ट जो है वो छूट जाता है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट छूट जाता है। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म अब क्या कर सकते हैं, अब यह डिकम्पोजिशन का काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी इसके कंपोजिशन का जो प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर कुछ अनएरोबिक बैक्टीरियाज भी होते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, कोल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पर है, अनएरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। अनएरोबिक का मतलब जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं। कौन होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर कौन होगा, अनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो कि क्या करेंगे, वो भी यहाँ पर डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है ये इन डेड ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स जो है भाई, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म थे लेकिन जब डिकम्पोजर्स रुक गया तब तक जो है आधा डिकम्पोजिशन हो चुका है, और हाफ डिकम्पोजिशन के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं डेड रिमेन्स। क्या बन जाते हैं ये बन जाते हैं डेड रिमेन्स। अब ये जो डेड रिमेन्स है ये क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, डेड रिमेन्स जो थे, थोड़ा टाइम इसके ऊपर क्या होगा, अनएरोबिक बैक्टीरिया इसके ऊपर वर्क करेंगे, और जितना ज़्यादा ये डीप में जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा बाद में क्या होगा, इनके ऊपर भाई डेड रिमेन्स बच चुके हैं, अभी अब बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जा चुके हैं। अब क्या होगा, अब इनको मिलेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्या मिला इनको, हाई टेम्परेचर मिला एंड हाई प्रेशर मिलेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला। उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो डेड रिमेन्स थे वो एक टाइप के ऑयल में कन्वर्ट हो गए, और कुछ जो थे वो गैस भी बन गए। कुछ पार्टिकल्स थे जो गैसेस स्टेट के अंदर आ गए, और कुछ जो थे वो ऑयल बन चुके हैं। अब क्या हुआ, ये क्या चीज़ हुई भला, तो ये वो चीज़ है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। कैसे, देखो बेसिकली अभी हमने क्या कहा कि पहले कौन आएगा, ऑर्गेनिज्म आएंगे, डेड ऑर्गेनिज्म आएंगे।
देन उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर आएगी, फिर और ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फिर और सैंड और क्ले की लेयर आएगी, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर सैंड एंड क्ले की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी हमने क्या कहा कि समुद्र के अंदर हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये सी में हो रहा है या फिर ये ओशन के अंदर हो रहा है। ठीक है, जब ये सी और ओशन के अंदर हो रहा है तो जो डेड रिमेन्स है, क्या उनके पास में वाटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जमीन के ज्यादा डीप के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा पहले कौन है, देखो वाटर की लेयर है, देन इस वाटर से ऊपर किसकी लेयर होगी, भाई पानी से ऊपर हमेशा ऑयल की लेयर आ जाती है। अगर पानी और ऑयल को अगर साथ में डालोगे तो वो ऑयल हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ एक लेयर बनाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी लेयर बनेगी, यहाँ पर उस एक ब्लैक कलर का ब्लैक ऑयल की लेयर बन जाएगी। ब्लैक कलर का जो वो क्रूड ऑयल है उसकी लेयर जो है वो यहाँ बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इस लेयर के बाद में यहाँ जो ऑयल से ऊपर हल्का कौन होगा, एक गैस है, एक गैसीय स्टेट में भी कुछ निकला है, कौन है, नेचुरल गैस है। फाइन, तो यहाँ इसके ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी, नेचुरल गैस की लेयर आ जाएगी, नेचुरल गैस की लेयर आ जाएगी। भाई पहले क्या हो रहा था, वाटर है, क्रूड ऑयल बन चुका है, नेचुरल गैस बन चुकी है। अब ये तीनों क्या होंगे, इस सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। क्यों, गैस हल्की होती है तो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। उसके बाद कौन है, वाटर है, सॉरी ऑयल है, वाटर से हल्का होता है तो वाटर से ऊपर की तरफ रहेगा, और लास्ट के अंदर कौन होगा, वाटर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो कि कोल में नहीं थी, क्या है, तो यहाँ जो सैंड एंड क्ले है, यहाँ पर जो सैंड एंड क्ले है जिसका यूज हम कर रहे थे, वो सैंड एंड क्ले भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सैंड एंड क्ले भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखो इनके ऊपर जो रॉक्स होगी, इनके ऊपर जो रॉक्स होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, होगा क्या, होगा ये कि इनके जो जमीन के अंदर जब देखते हैं तो वहां पर होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या होता है वहां पर होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर जाएगी, मतलब बहुत सारा मूवमेंट करती रहेगी। तो ये जो उनका मूवमेंट है, उस मूवमेंट की वजह से ये जो रॉक्स है इनके अंदर क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा गैप। गैप होने की वजह से जो ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, जो ये नेचुरल गैस और ये जो क्रूड ऑयल था, जो पेट्रोलियम बना है, ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, लाइट वेट है, मूव करेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन इन रॉक्स के ऊपर की तरफ क्या है, तो यहाँ पर और डिफरेंट टाइप की रॉक होती है, और उस डिफरेंट टाइप की रॉक को हम क्या कहते हैं, इम्परवियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इम्परवियस रॉक कहते हैं। और ये इम्परवियस रॉक क्या होती है, तो यहाँ देखो इन रॉक्स के बीच में क्या होंगे, बहुत सारे पोर्स होंगे। इन रॉक्स के बीच में क्या होंगे, पोर्स होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, बहुत सारे पोर्स है, होल्स होते हैं, और इन्हीं होल्स की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इम्परवियस रॉक्स कहते हैं। इसी होल की वजह से हम इनको क्या नाम देंगे, इम्परवियस रॉक्स कहेंगे। अब जब यहाँ से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो इन होल्स के अंदर भी जाने वाला है। लेकिन ट्रेजेडी तब हो जाती है जब ये इन होल्स के अंदर जाने के बाद वहां पर ट्रैप होके रह जाते हैं। होल्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा, वहां पर ये अब ट्रैप होके रह चुके हैं। अब जब ट्रैपिंग हो चुकी है इनकी, तो आफ्टर ट्रैपिंग ये उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है वो इसके ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे, और जब ये इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। तो ये जमीन के अंदर कहाँ तक रह गए, इम्परवियस रॉक के अंदर फंस के रह जाते हैं। अब क्या होता है, अब जब इंसानों को क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या ढूंढते हैं, ऑयल वेल्स की खोज करी उन्होंने किसको डिस्कवर किया, ऑयल वेल्स को डिस्कवर किया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने ऑयल वेल्स बनाए तो ऑयल वेल से क्या मिला हमें, ऑयल वेल से हमको मिला नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। मतलब कि जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इम्परवियस रॉक तक आके डिपॉजिट हो चुके हैं, वहां पर जो ये ट्रैप हो चुके हैं, वहां से फिर क्या किया जाता है, ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं। मतलब कि इसके ऊपर क्या बनाया जाएगा, इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑयल वेल्स बनाए जाएंगे, और इन ऑयल वेल्स की वजह से क्या होगा, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद हम उसका यूज कर लेते हैं। फाइन, तो आई होप कि इतना ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, ये है वो है, नहीं, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद ये हमको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा, और हमें लगेगा अच्छा 5 मिनट का ही तो था, ये तो ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं। चलो, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि भाई पेट्रोलियम जो है वो बना किस तरह से है। नीचे कौन है, नेचुरल गैस, फिर ब्लैक क्रूड ऑयल, पहले कौन है, वाटर, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस।
बीच में कौन है, रॉक्स है, कि कौन किसने बनाई, रॉक, सॉइल एंड सैंड और क्ले ने बना दी रॉक। अब यहाँ से क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये गैप आ जाएगा बीच में, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऊपर की तरफ मोशन करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कौन मिलेगा, इम्परवियस रॉक्स मिलेगी, यानी होल वाली रॉक मिलेंगी, और ये पूरे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम कहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, इसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाएंगे, यानी इम्परवियस रॉक के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएंगे। वहां से फिर ऑयल वेल्स बनाए जाएंगे ताकि ऑयल को और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। फाइन, चलो नाउ वन मोर थिंग, कि अगर ये इम्परवियस रॉक्स यहाँ पर नहीं होती तो हम ऑयल और गैस को बिल्कुल भी उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम पेट्रोलियम को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाते, पॉसिबल ही नहीं होता हमारे लिए। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको क्लियर हो गई है। यहाँ भी एक बार देख लो, वही है, इसके सी बेड पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, प्लांट और डेड की रिमेन्स यहाँ नीचे है, ऊपर कौन है, सॉल्ट एंड स्लिट, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रॉक्स में। और ये देखो यहाँ पर ये क्या बना है, ऑयल वेल्स बने हुए हैं, पूरे देखो नीचे तक बना हुआ है ऑयल वेल, और यहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। फाइन, चलो सो अब यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ये जो पेट्रोलियम है, जो ये क्रूड ऑयल है, ब्लैक गोल्ड है, इस गोल्ड को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, भले ही इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर कौन कौन है, देखो इसके अंदर है पेट्रोल, इसके अंदर है डीजल, इसके अंदर है केरोसिन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बिटुमेन भी है, पैराफिन वैक्स भी है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब ये जो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक उनको अलग नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है पेट्रोलियम का यूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। ये जो क्रूड ऑयल है ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा, और इनको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ, सेपरेशन ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस फ्रॉम दी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में से हम क्या कर रहे हैं, सारे ही सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फाइन, और सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर लगाया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज किया जाता है। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, क्रूड ऑयल को डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्रूड ऑयल है इसको यहाँ से गर्म किया जाएगा। भाई क्रूड ऑयल का ये जो पाइप जा रहा है, ये जा रहा है फर्नेस में से, ये किस में से जा रहा है, फर्नेसेस में से जा रहा है। अब ये जो फर्नेसेस है, यहाँ से क्या होगा कि इसको हीट मिलेगी, तो ये जो पेट्रोलियम है ये जलने लग जाएगा, बिल्कुल गर्म होने लग जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि ये क्या करेगा, अपने अंदर के सब्सटेंसेस को वेपर की फॉर्म में रिलीज करने लगेगा। इसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं सबका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिफरेंट होता है, सबके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो सपोज एक बार क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस, जो 20 डिग्री सेल्सियस तक का जब टेम्परेचर आया तो यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर से जो ब्यूटेन और प्रोपेन थे वो गैसेस फॉर्म में आने लग गए। कौन आने लग गया, ब्यूटेन और प्रोपेन आने लग गए। तो वो तो यहाँ से देखो वेपर की फॉर्म में आया, वेपर ऊपर की तरफ गया और यहाँ से क्या हो गया, वो रिलीज कर दिया गया उनको। फाइन, अब धीरे धीरे टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज करके कहाँ तक आया, 150 डिग्री सेल्सियस तक आया। और जब ये 150 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर हुआ, तब इसके अंदर से फिर से एक वेपर निकलना शुरू हुई, और वो जो वेपर थी, वो जो वेपर की फॉर्म थी, वो कहाँ पे आके रुकी, वो इस ट्रे के अंदर आके ट्रैप हो गई। जब ये सारी वेपर इस ट्रे में आ गई तो यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। देन उसको अगेन क्या किया जाएगा, भाई लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आने के लिए क्या किया, इवेपोरेट किया गया उनको। इवेपोरेशन की प्रोसेस से ये सब वेपर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब यहाँ से फिर इस वेपर को फिर क्या करना पड़ेगा, वेपर को अगेन हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड के अंदर। तो जब वेपर को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब 150 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया तो उस टाइम पर इसमें से जो वेपर निकली वो किसकी थी, वो थी पेट्रोल की। वो किसकी वेपर थी, वो पेट्रोल की वेपर थी। मतलब कि जब यहाँ से वो वेपर बन के ऊपर उड़ा, इस ट्रे तक पहुंचा, तो इसके बाद क्या हुआ, इस कॉलम तक आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। एक्सट्रैक्शन के बाद उसका कंडेंसेशन किया गया, और कंडेंसेशन में हमको क्या मिला, पेट्रोल मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बिकॉज इसके अलावा हमारी गाड़ियाँ नहीं चलने वाली। इसके बाद और आओ, फिर क्या हुआ, फिर इसका टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली और ज़्यादा बढ़े जा रहा है टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, अब देखो, अब जब इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, पहले कितना था 150 डिग्री सेल्सियस,
अब जब इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, एक वेपर बनेगी। वो सारी वेपर अब किसकी होगी, अब वो वेपर होगी केरोसिन की। मतलब केरोसिन के जितने भी पार्टिकल्स इस पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट है वो सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई पेट्रोल के अंदर तो 150 डिग्री सेल्सियस पर ही कन्वर्ट हो गए थे, बिकॉज सबका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और सबका एक इवेपोरेट होने का भी एक पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद में इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो देन इसका टेम्परेचर और इंक्रीज किया गया, तब तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब जब इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जब इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तब क्या हुआ, यहाँ से वेपर बना। वो जो वेपर है वो कहाँ गया, इस ट्रे तक आया। तो वो जो वेपर है अब किसका था, वो डीजल का वेपर था। मतलब कि हमने इसमें से क्या किसको अलग कर लिया, पेट्रोल को अलग कर लिया है, केरोसिन को अलग कर लिया है, डीजल को अलग कर लिया है। देन हम करेंगे फ्यूल ऑयल को, और उसके बाद देखो 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमको लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, पैराफिन वैक्स में मिल जाएगा। और लास्ट के अंदर जो बचेगा, जो रेजिड्यू होगा, उस रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं, एस्फाल्ट कहते हैं। रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं, एस्फाल्ट कहते हैं। फाइन, एंड आई होप कि अब आपको पता है कि हम किस तरह से इसको रिफाइन कर रहे हैं, पेट्रोलियम को। अच्छा, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद जब हम इन सारी चीज़ों को एक बार देखते हैं तो हमें ये पता है कि पेट्रोल और डीजल का यूज़ हम करते हैं, केरोसिन भी हमारे बहुत काम की चीज़ है। लेकिन ये लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? ये लुब्रिकेटिंग ऑयल वो ऑयल है जो कि मशीनों को डैमेज होने से बचाता है। मशीनों के बीच में आपने देखा होगा कई बार ऑयल डाला जाता है, तो वो ऑयल कौन सा होता है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल ही होता है। जिससे क्या होगा, उस ऑयल से जो मशीन्स है वो एक दूसरे से डैमेज नहीं होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, तो वो डैमेज भी नहीं होंगी। द नेक्स्ट थिंग इज पैराफिन वैक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैराफिन वैक्स से तो हमारी वैसलीन बनती है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, मेडिसिनल यूज़ भी है इन सब का। चलो अब लास्ट के अंदर जो बचता है, लास्ट के अंदर जो बचेगा उसको एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है, बिटुमेन भी होता है। क्या होता है, बिटुमेन भी होता है। अब ये बिटुमेन नाम हमने सुना है, बिटुमेन हमने कहाँ सुना है, तो ये जो बिटुमेन है ये रोड्स को बनाने में काम में लिया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, रोड्स को बनाने में, यानी रोड्स को मेटालिक बनाने के लिए बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। पहले कोल तार का यूज़ किया जाता था, अब बिटुमेन का यूज़ ज़्यादा किया जाने लगा है। फाइन, चलो, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ निकलती है, एक और चीज़ क्या होती है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको जब कंप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर जब हम उसको किसी के अंदर फिल करने की कोशिश करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर, तो भाई जो गैसियस स्टेट में थी अभी, अब किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो उसे हम क्या कह देंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कह देंगे। तो एक और चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेट्रोलियम से हमको मिलता है, वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है। एंड आई होप कि आपको पता है कि एलपीजी हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हमारे घर के जो सिलेंडर्स आते हैं, हमारे घरों के अंदर जो गैस सिलेंडर्स आते हैं, उन गैस सिलेंडर्स के अंदर क्या होती है, उस गैस सिलेंडर्स के अंदर जो है वो एलपीजी फिल होती है। बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में फिल की जाती है, लेकिन जब इसको ज़्यादा प्रेशर से फिल किया गया तब क्या हुआ, कंप्रेस्ड कर दिया गया इसको, बहुत प्रेशर मिला इसको, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब इसको जब हम गैस की नोब को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो उस टाइम पर उतने ही प्रेशर से ये बाहर आती है, तो फिर से वो लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई हमें एलपीजी जो हमेशा गैसेस फॉर्म में ही नजर आती है। चलो आगे क्या है, आगे है नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस क्या होती है, तो ये तो हमको पता है, जब हमने अभी पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी जाना था कि भाई नेचुरल गैस भी उसी के साथ में बाहर आती है, एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, वहीं से उसका फॉर्मेशन भी होता है। तो उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस हमको पता है। और अब हमें ये भी पता है कि कोल के साथ साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों का ही फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमको 300 और 400 मिलियन ईयर्स तक वेट भी करना पड़ेगा इनको फिर से प्राप्त करने में। अगर हमने इनको एक बार में खत्म कर दिया है तो उसके बाद ये हमको बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है। अब ये जो नेचुरल गैस होती है, जिसको कि हम पेट्रोलियम के साथ साथ ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस नेचुरल गैस को जब कंप्रेस कर दिया जाता है, जब इस नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये क्या होती है, तो देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब, अभी हमने कहा कि नेचुरल गैस को क्या करना है, जस्ट कंप्रेस कर देना है और उसको फिल कर देना है। जैसे कि हम पेट्रोलियम गैस को कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, पेट्रोलियम गैस ही तो है, जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से हम उसको फिल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ ये जो सीएनजी है, आई होप कि इसका नाम आपने सबने सुना होगा,
भाई जो हमारी गाड़ियों के अंदर अब यूज किया जा रहा है वो क्या है, सीएनजी ही तो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही तो है, जिसका यूज हम किस में कर रहे हैं, जिसका यूज हम कर रहे हैं हमारी गाड़ियों के अंदर। मतलब कि पेट्रोल का एक अल्टरनेटिव सोर्स है ये हमारे लिए। बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, तो देखो पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। तो यहाँ पर अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी क्या है, इको फ्रेंडली है। सीएनजी क्या होता है, इको फ्रेंडली है, बिकॉज इससे इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है जितना कि पेट्रोल से फैल रहा है, जितना कि डीजल से फैल रहा है। और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में आपने देखा होगा पीछे की तरफ बहुत ज्यादा एक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सीएनजी का यूज कर रहे हैं तो सीएनजी का यूज करने पर कभी भी इतना ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा, यानी ये इतना ज्यादा एयर को पॉल्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग, ये कन्वीनियंस भी है, इकोनॉमिकल तो बहुत ज्यादा है बिकॉज इसकी कॉस्ट जो है पेट्रोल से कम आती है। देन ये सेफ भी है, ये बहुत ज्यादा सेफ है। पेट्रोल जो होता है वो एक सडन ब्लास्ट कर सकता है, इवन एलपीजी भी सडन ब्लास्ट कर सकती है, लेकिन सीएनजी इतना नहीं करती है। सेफ है, रिलायबल भी है, हम इस पर रिलाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, ये बहुत ज्यादा क्लीनर है। स्टोरेज करना इसका इजी है, इनका ट्रांसपोर्ट भी इजी है, चाहे आप एलपीजी ले लो चाहे आप सीएनजी ले लो, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। हम इनका ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल पाइप में भी कर सकते हैं, पाइपलाइंस में भी इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। आई होप कि आपको पता होगा कि जो एलपीजी है उसके लिए तो हमारे घरों के आसपास में पाइपलाइंस बिछी भी जा रही है, काफी जगहों पर पाइपलाइन से एलपीजी का आना शुरू भी हो गया और काफी जगह पर आना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि पेट्रोल की जगह हम सीएनजी का यूज जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें लगता है कि सीएनजी को यूज करना हमारे लिए बेटर है। इकोनॉमिकल तो होगा ही, इको फ्रेंडली है, सबसे सारी चीजें हमारे लिए फेवरेबल ही तो है। चलो नाउ अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, एग्जॉस्टेबल है, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, उसके लिए हमें ये करना है कि जितना हो सके इन नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को थोड़ा सा वाइजली यूज करना है, जितना हो सके इनका यूटिलाइज भी कम कर देना है। भाई हम पेट्रोल का यूज तो कम कर ही सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल का यूज तो हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, देखो कहीं शॉर्टर डिस्टेंसेस पे जाने के लिए हम क्या करें, या तो हम वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉक पे चले जाओ, पैदल पैदल चले जाओ, एक्सरसाइज भी होगी अपनी और साथ ही साथ में पेट्रोल का यूज भी नहीं होगा। तो पेट्रोल की अगर बचत होगी तो साथ ही साथ देखो क्या हुआ, दो चीजें होती है हमारे, अगर पेट्रोल बचेगा तो हमारी पॉकेट भी तो खुश हो जाएगी बिकॉज पेट्रोल कितना ज्यादा महंगा हो गया है। सेकेंड थिंग, एनवायरमेंट भी खुश होगा बिकॉज उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप अगर पैदल जा रहे हो किसको क्या नुकसान होगा भाई। उसके अलावा आप अगर थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर जा रहे हो साइकिल का यूज कर सकते हो। हाँ बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस है तो भले पेट्रोल का तो भले हमारी गाड़ियों का यूज कर ले। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी किया जा सकता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाएगा तब भी हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। भाई एक तो एक पर्सन है जो एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है और वहीं एक गाड़ी तो जा ही रही है, उसी पे अगर 10 लोग एक साथ सवार हो जाएंगे तो कितना फायदा हो जाएगा। चलो सो आई होप कि क्लियर है ये चीजें, ठीक है। कुछ और टिप्स होते हैं लाइक प्लांट ट्रीज को प्लांट करना है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे बल्ब्स का यूज करना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करे। आपने CFLs का नाम तो सुना ही होगा। CFLs वगैरह क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने का काम करती है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर सेव करेंगे तो हमको पता है कि कोल से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसको सेव कर रहे हैं, कोल को ही सेव कर रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है अगर हम इनका यूज अभी से वाइजली करने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि भाई सपोज जो फ्यूल हमारे 100 ईयर्स तक अब चलने वाले हैं तो हो सकता है कि उनका ड्यूरेशन बढ़ के 150 ईयर्स तक हो जाए। तो एटलीस्ट कुछ जनरेशंस तो होगी जो इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इनके अल्टरनेटिव सोर्सेज को भी ढूंढ सकते हैं। जितना हो सके इनके अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि ये जो चीजें ये एग्जॉस्ट नहीं हो पाएंगी। लाइक अगर हम पेट्रोल की जगह पूरा का पूरा अगर हम CNG को यूज कर ले, कितना ज्यादा बेनिफिट है ये। अगर पेट्रोल का यूज नहीं करेंगे तो पेट्रोल बचा हुआ रहेगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो चलने वाला होगा। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं तो कोल तो बचेगा ही, एंड अगर अल्टरनेटिव सोर्स हमने ढूंढ लिया है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तब तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोल से, तो हम कोल का यूटिलाइज भी कम कर देंगे। फाइन, चलो सो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारा रिवीजन भी कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि अब मुझे लगता है कि आपके लिए एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये
कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर किए हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको मेनली इस चैप्टर में क्या याद रखना है, देखो कोल का फॉर्मेशन याद रखना है, पेट्रोल का फॉर्मेशन याद रखना है, एंड आई होप कि इनके यूजेस तो हम सबको पता ही है। उसके अलावा इनका रिफाइनिंग का प्रोसेस आपको याद रखना है कि बेसिकली इनकी रिफाइनिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको लर्न करने हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड यस, सेल्फ स्टडी को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।